Hello everyone, welcome to my online classroom. Today in this video we are going to discuss about the power sharing concept in Belgium, which is also known as the Belgian model और Belgian Constitution. अगर देखा जाए तो Belgian Constitution जो है वो amend हुआ था, वो 4 बार संशोधित हुआ था, 4 times between 1970 and 1993. ठीक है, और इसको अगर आपसे क्वेश्चन जो होता है वो कभी कभी डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं कि एक्सप्लेन द पावर शेयरिंग कॉन्सेप्ट इन बेल्जियम, और कभी आपसे बोलते हैं कि एक्सप्लेन द बेल्जियन मॉडल. ठीक है, चाहे आपसे ये पूछा जाए, इस तरह से पूछा जाए, आपका जो आंसर होगा वो सेम होगा. और इस पावर शेयरिंग इन बेल्जियम कॉन्सेप्ट में आपके मेन इंपॉर्टेंट जो है वो 4 टाइप्स हैं. ये क्वेश्चन जो है आपका 1 मार्क का भी आता है, आपसे 5 मार्क्स का भी पूछा जा सकता है, और इसके साथ जो इम्पोर्टेंट 1 मार्क का जो क्वेश्चन है वो आपको इसी लाइन में मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि पूछा जाता है कई बार कि बेल्जियम जो कॉन्स्टिट्यूशन था बेल्जियम का, वो कितनी बार अमेंड हुआ. ठीक है, तो वो अमेंड हुआ था, कितनी बार संशोधित हुआ, वो 4 टाइम्स. ठीक है, 4 बार हुआ, और किस ईयर से किस ईयर तक ये इतना नहीं पूछते, बट फिर भी 1970 से 1993 के बीच में 4 टाइम्स ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था बेल्जियम का वो चेंज हुआ. ठीक है, आप इसमें देखते हैं इसके जो बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन मेन कौन से पॉइंट से जो हमें याद रखने हैं, और उसी से रिलेटेड उसी को ही याद करके हमें अपना आंसर को एक्सटेंड करना है, हमें अपने आंसर को लिखना है एग्जाम में. तो देखिए, जो पावर शेयरिंग का जो पूरा कॉन्सेप्ट था बेल्जियम में, जिसके वजह से उन्होंने पावर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया था, इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी यही थी बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन की कि इन्होंने इतना अच्छे से पावर को शेयर किया, शेयरिंग ऑफ पावर की, हर किसी को इक्वल पावर दी, जिसके वजह से इनकी कंट्री में सिविल वॉर जैसी स्थिति कभी नहीं बनी, अगर मैं कंपैरिजन करूं श्रीलंका के साथ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या इन्होंने काम किया. तो सबसे पहले जो था, इन्होंने एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई. ठीक है, पूरे एक कंट्री के लिए इन्होंने एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई, और इस सेंट्रल गवर्नमेंट में इन्होंने बिना किसी भेदभाव के, क्योंकि यहाँ पे इनके वहां पे एथनिक कॉम्पिटिशन जो लैंग्वेज के बेस पे था वो बेसिकली डच और फ्रेंच लैंग्वेजेस के बेसिस पर रहा. तो उसी प्रॉब्लम को, क्योंकि भाषा के आधार पे कई बार लोग झगड़ते हैं और उससे सिविल वॉर हो जाता है, तो उसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए इन्होंने क्या किया, पावर को शेयर कर दिया, इक्वल बांट दिया. और कैसे बांटा, आधी पावर दे दी डच स्पीकर्स को और आधी पावर दे दी फ्रेंच को. इसका मतलब अगर 50 जो मिनिस्टर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट में डच के हैं, तो 50 ही समझिए फ्रेंच स्पीकर्स हैं. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में. फिर से तो सेंट्रल सबसे पहले इन्होंने एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई जिसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू बोथ डच एंड फ्रेंच इन दी सेंट्रल गवर्नमेंट, और इक्वल सीटें रखी डच स्पीकर्स के लिए भी और फ्रेंच स्पीकर्स के लिए. ठीक है, तो इस तरह से जब इक्वल पावर होगी तो किसी तरह का झगड़ा, किसी तरह से मतभेद की कोई सवाल ही नहीं उठता. इसके साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि जब भी हमने पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट आ रहा है, हमारी कंट्री में भी पावर शेयरिंग होती है, और किस तरह से होती है, एट द वेरियस लेवल ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट और एट द वेरियस लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट. वेरियस ऑर्गन्स होते हैं आपके लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, और ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी बताऊंगी, और इससे पहले भी मैंने पूरे चैप्टर का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन किया है, और फ्लो चार्ट भी आपको मिल जाएगा, तो आप वो सारे वीडियोस भी देख लीजिएगा. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके सारे लिंक्स मेंशन कर दूंगी. तो आप देखिए वेरियस लेवल जो गवर्नमेंट में किस तरह से पावर शेयरिंग होती है, वो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए सेकंड है स्टेट गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन डच का भी और फ्रेंच का भी. इसके बाद इन्होंने एक स्टेट गवर्नमेंट बनाई, और स्टेट गवर्नमेंट में इन्होंने क्या किया, पावर को इक्वली बांटा. किसके बीच में, इक्वली पावर दे दी डच को भी और फ्रेंच को भी. ठीक है, इसके साथ ही इन्होंने एक काम और किया. आपने देखा होगा बहुत सी कंट्रीज में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर रह के स्टेट गवर्नमेंट काम करती है. ठीक है, जब तक उसके ऑर्डर नहीं आते तब तक स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं करती, और स्टेट गवर्नमेंट इन पे पूरी तरह डिपेंड करती है. ठीक है, इनके ऑर्डर्स के लिए, हर चीज के लिए अपनी मर्जी से इतना वो काम नहीं कर सकती, उसको इतनी इक्वल पावर नहीं मिलती. बट बेल्जियम ने क्या किया, बेल्जियम जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे रखी थी हर एक फैसला लेने के लिए, उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट को भी पूरी पावर दी थी. ठीक है, यहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन रखा था बोथ डच का भी और फ्रेंच का भी. इसके साथ ही डच जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किसी की सब ऑर्डिनेट नहीं है. ठीक है, सब ऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. देखिए मैं पूरी लाइन पढ़ देती हूँ. पावर शेयर विद द स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट द सब ऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. जो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट थी बेल्जियम में, वो सब ऑर्डिनेट नहीं थी सेंट्रल गवर्नमेंट की. इससे मतलब उसके अंदर रह के, उसके नीचे रह के काम नहीं करेगी, उसके बराबर रह के काम करेगी. ठीक है, शेयर इज पावर विद द स्टेट गवर्नमेंट. तो वो कैसे काम करेगी, स्टेट गवर्नमेंट वो उसके नीचे रह के काम नहीं करेगी, उसके बराबर एकदम इक्वल रह के काम करेगी. इसके बाद देखिए ब्रुसेल्स के लिए, क्योंकि ब्रुसेल्स जो थी वो कैपिटल सिटी थी, और यहाँ पे जो एथनिक कॉम्पोजिशन था वो बिल्कुल अपोजिट था. ठीक है, यहाँ पे जो फ्रेंच थे वो आपके 80% है, और जो डच थे आपके वो आपके 20% है. तो मेजोरिटी माइनॉरिटी का पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल गया था. तो ब्रुसेल्स के लिए क्या किया, एक अलग तरह की सरकार बनाई, और इस सरकार में क्या किया, सेपरेट गवर्नमेंट. ब्रुसेल्स के लिए एकदम अलग गवर्नमेंट बना दी, और इसमें भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन रखा टू बोथ कम्युनिटीज. ठीक है, डच के लिए भी इक्वल सीट्स और फ्रेंच के लिए भी अलग
एकदम इक्वल सीट। तो इस तरह से यहाँ पे किसी तरह का डिस्प्यूट होने के कोई चांसेस नहीं रहे। इसके अलावा देखिए ब्रुसेल्स का एकदम अलग कहानी कर दी। पूरी बेल्जियम की मैं बताऊं, बेल्जियम के लिए बोले तो पहली गवर्नमेंट बनी सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड बनी स्टेट गवर्नमेंट, और अब आपकी आ रही है थर्ड गवर्नमेंट जो है आपकी कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट, पहले एक बात समझिए इसका, कम्युनिटी गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ? ऐसी सरकार जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से बनी है, चाहे वो भाषा के आधार पर हो। मान लीजिए फ्रेंच है तो फ्रेंच कम्युनिटी बन गई, डच स्पीकर्स हैं तो डच कम्युनिटी बन गई। तो भाषा के आधार पे एक उनकी खुद की सरकार बनना वो कहलाती थी कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो क्योंकि इसमें लाइन ही बिल्कुल मेंशन की गई है, इज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट एक वन पर्टिकुलर लैंग्वेज, जो भी भाषा वो लोग बोलते थे उस भाषा से रिलेटेड वो अपनी एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बना लेते थे। और ये कोई फर्क नहीं पड़ता वो कहाँ जगह किस जगह में रहते हैं, चाहे वो वेल्यूनिया में रहते हो, चाहे वो फ्लेमिश में रहते हो, चाहे ब्रूसेल्स की बात नहीं करी, तो कहीं भी रहते हो पूरे बेल्जियम में, इससे कोई मतलब नहीं है। भाषा के आधार पर काफी सारे लोग एक साथ हैं तो उस भाषा से लेके वो एक अपनी लैंग्वेज कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं, तो इस तरह से वो अपनी खुद की कम्युनिटी गवर्नमेंट बना सकते हैं। और ये कम्युनिटी गवर्नमेंट का मेन काम क्या है? इस भाषा के लोगों के उनके पूरे अधिकारों को देखना, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सुनना, उनको सॉर्ट आउट करना है ना, उनको हर तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, ताकि सब में क्या रहे, इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन रहे, साथ ही सेटिस्फेक्शन रहे। और जब सेटिस्फाई होते हैं लोग तो आराम से काम पे जाते हैं, आराम से काम करते हैं, इकोनॉमिक डेवलप होती है कंट्री की, और शांति ही शांति रहती है। जो मेन हर एक पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट का मेन कॉन्सेप्ट होता है पीस। तो इस तरह से जब शांति रहती है तो वही कंट्री डेवलप भी करती है, वही कंट्री प्रोग्रेस भी करती है। तो इस तरह से बेल्जियम ने ये बेल्जियम मॉडल जो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को फॉलो करके किस तरह से अपनी कंट्री में सिविल वॉर होने को टाला, वो हमने इस थ्रू इस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग हमने इस चीजों को पढ़ा कि किस तरह से उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई, स्टेट गवर्नमेंट बनाई, दूसरों के लिए अलग गवर्नमेंट बना दी, और कम्युनिटी एक अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई। जिस तरह से हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट होती है वैसे वहां पे उन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरह से नेशनल लेवल पे काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट किस तरह से स्टेट लेवल पे काम करती है, और जो कम्युनिटी गवर्नमेंट होती है वो किस तरह से लोकल लेवल पे काम करती है। तो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट हमने इसमें समझा। सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।